गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़ और इसके भाग 4 में आज हम अभ्यास 2.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 2.2 के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम अभ्यास 2.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में अभ्यास 2.3 का जो पहला प्रश्न है वो है सारणी बनाकर खाली स्थान भरिए। कि आपके सामने एक सारणी बनी हुई है और आपको उसी प्रकार की सारणी बनाना है और उसमें जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनकी आपको पूर्ति करनी है और यहाँ है अपनी कॉपी में बनाइए। मतलब आपको इसी प्रकार की सारणी अपनी कॉपी में बनानी है। तो पहला प्रश्न है सारणी बनाकर खाली स्थान भरिए, अपनी कॉपी में बनाइए। कि आपको इसी प्रकार की सारणी अपनी कॉपी में बनानी है। तो यहाँ जो पहली संख्या दी हुई है या पहला कॉलम है उसमें एक संख्या लिखी हुई है, दूसरे कॉलम में उसी संख्या को विस्तारित रूप में लिखा गया है, तीसरे कॉलम में उस संख्या में कौन सा अंक कौन से स्थान पर है वो बताया गया है और जो चौथा कॉलम है उस कॉलम में उस संख्या का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो हमने कितने कॉलम बनाए? हमने बनाए 1, 2, 3 और 4। पहले कॉलम में हमने संख्याएं लिखी, दूसरे कॉलम में हमने उस संख्या को विस्तारित रूप में लिखा, तीसरे कॉलम में हमने उस संख्या में कौन सा अंक कौन से स्थान पर है ये लिखा और चौथे कॉलम में हमने उस संख्या का संख्या नाम लिखा। ठीक है, तो हमारे सामने जो पहली संख्या है वो है 263। ठीक है, तो 263 को हम गणित में लिखेंगे कुछ इस तरीके से 263। अब हमें 263 को विस्तारित रूप में लिखना है या खोलकर लिखना है। तो 263 को हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 200 + 60 + 3। मतलब 263 को जब हमने खोलकर लिखा तो उसको हमने लिखा 200 + 60 + 3। ठीक है, अब जो तीसरा कॉलम है या अगला कॉलम है उसमें हमें 263 में कौन सा अंक इकाई वाले स्थान पर है, कौन सा अंक दहाई वाले स्थान पर है और कौन सा अंक सैकड़े वाले स्थान पर है ये लिखना है। तो 263 में जो 2 है वो है सैकड़ा वाला अंक, जो 6 है वो है दहाई वाला अंक और जो 3 है वो है इकाई वाला अंक। ठीक है, तो 263 को हमने इकाई दहाई और सैकड़ा के रूप में कैसे लिखा? उसे लिखा हमने 3 इकाई 6 दहाई और 2 सैकड़ा। अब जो अगला कॉलम है या चौथा कॉलम है उसमें हमें इस संख्या का नाम लिखना था जो है 263। तो 263 को हमने कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 149। कौन सी संख्या दी हुई है? 149। तो पहले कॉलम में हमें क्या करना है? 149 को विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए हमें 149 को खोलकर लिखना होगा और 149 को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे कुछ इस तरीके से 100 + 40 + 9। अब जब हमने 149 को खोलकर लिखा या विस्तारित रूप में लिखा तो हमें पता चल गया कि इस संख्या में कौन सा अंक सैकड़े वाला अंक है, कौन सा अंक दहाई वाला अंक है और कौन सा अंक इकाई वाला अंक है। ठीक है, तो यहाँ जो सैकड़े वाला अंक है वो है 1। ठीक है, तो यहाँ जो सैकड़े वाला अंक है वो कौन सा हो गया? वो हो गया 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा। ठीक है, अब जो दहाई वाला अंक है वो कौन सा है? वो है 4। तो यहां हम लिखेंगे +4 दहाई। ठीक है, अब यहां जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा है? वो है 9। तो यहां हम लिखेंगे 9 इकाई। ठीक है, जब हमने तीसरे कॉलम में संख्या को कुछ इस तरीके से लिखा 1 सैकड़ा + 4 दहाई + 9 इकाई, इसका मतलब हो गया कि ये जो संख्या है 149 वो कुछ इस प्रकार बनी है। 1 सैकड़ा मतलब 100, 4 दहाई मतलब 40 और 9 इकाई मतलब 9।
मतलब इस संख्या का निर्माण हमने कुछ इस तरीके से किया है। ठीक है, अब हमें जो चौथा कॉलम है उसमें इस संख्या का नाम लिखना है, तो हम यहां लिखेंगे 149। 149। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो उसमें हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 209। कौन सी संख्या लिखी हुई है? 209। और पहले कॉलम में हमें क्या करना है? पहले कॉलम में हमारे सामने संख्या लिखी हुई है, दूसरे कॉलम को हमें भरना है। ठीक है, तो दूसरे कॉलम में हम संख्या को विस्तारित रूप में लिखेंगे। और जब हमने 209 को विस्तारित रूप में लिखा तो कुछ इस तरीके से लिखा 200 प्लस 9। ठीक है, और जैसे ही हमने 209 को विस्तारित रूप में लिखा, हमें पता चल गया कि इस संख्या में जो सैकड़े वाला अंक है वो कौन सा है और इकाई वाला अंक कौन सा है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 2 सैकड़ा प्लस 9 इकाई। ठीक है, क्योंकि 209 का निर्माण 2 सैकड़ा और 9 इकाई को मिलाकर हुआ है। ठीक है, तो यहां हमने लिखा 2 सैकड़ा प्लस 9 इकाई। ठीक है, अब हमें 209 का संख्या नाम लिखना है गणित में, तो यहां हम लिखेंगे 209। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो उसमें हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 377। ठीक है, कौन सी संख्या लिखी हुई है? 377। और हमें जो दूसरा कॉलम है उसमें क्या करना है? हमें 377 को विस्तारित रूप में लिखना है, तो यहां हम विस्तारित रूप में लिखेंगे 300 प्लस 70 प्लस 7। ठीक है, तो हमने 377 को विस्तारित रूप में कैसे लिखा? हमने लिखा 300 प्लस 70 प्लस 7। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा, हमें पता चल गया कि इस संख्या में कौन कौन सा अंक कौन कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे तीसरे कॉलम में 3 सैकड़ा 7 दहाई 3 सैकड़ा प्लस 7 दहाई प्लस 7 इकाई। ठीक है, इस प्रकार हमने 377 को कुछ इस तरीके से लिखा, 3 सैकड़ा 7 दहाई और 7 इकाई, मतलब 377 का निर्माण कुछ इस तरीके से हुआ है। 3 सैकड़ा मतलब 300 प्लस 7 दहाई मतलब 70 और 7 इकाई मतलब 7। अब हमें जो चौथा कॉलम है उसमें संख्या नाम लिखना है, तो उसे हम लिखेंगे 377। 377। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न संख्याओं में सैकड़ा, दहाई व इकाई का मान बताओ। कि आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई है और उन संख्याओं में हमें इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक को पहचानना है और हमें उनका मान बताना है। और ये मान बताने के लिए हमें सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है हमारे सामने उसे हमें विस्तारित रूप में लिखना होगा। ठीक है, और जैसे ही हमने विस्तारित रूप में लिखा, हमें ये पता चल जाएगा कि इस संख्या में कौन सा अंक सैकड़ा है, कौन सा अंक दहाई और कौन सा अंक इकाई है। और जैसे ही हमने विस्तारित रूप में लिखा तो हमें उन संख्याओं का मान भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें है 467। कौन सी संख्या लिखी हुई है? 467। और 467 को जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 400 प्लस 60 प्लस 7। 467 को जब हमने विस्तारित रूप में लिखा तो हमने लिखा 400 प्लस 60 प्लस 7। ठीक है, तो यहां जो सैकड़े वाला अंक है वो हो गया 4, क्योंकि उसका मान है 400। और जो दहाई वाला अंक है वो है 6, तो उसका मान है 60।
और जो इकाई वाला अंक है वो है 7 क्योंकि उसका मान 7 है। ठीक है, आप जब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 307 और 307 में इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक बताने के लिए सबसे पहले हमको इसको विस्तारित रूप में लिखना होगा। तो हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे 300 प्लस 0 प्लस 7। और जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा 307 को, हमें पता चल गया कि यहाँ सैकड़े वाला अंक कौन सा है, वो है 3 क्योंकि उसका मान है 300। और दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है, वहां है 0 क्योंकि उसका मान है 0। और जो इकाई वाला अंक है वो है 7, तो 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं तो उसमें हमारे सामने लिखे हुए हैं 410 और 410 में हमें इकाई, दहाई और सैकड़े वाला अंक देखने के लिए इसे विस्तारित रूप में लिखना होगा। जो 410 को हम लिखेंगे 400 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ जो सैकड़े वाला अंक है वो है 4 क्योंकि उसका मान है 400। और जो दहाई वाला अंक है वो है 1 क्योंकि उसका मान है 10 और क्योंकि वो दहाई वाले स्थान पर है। और जो इकाई वाला अंक है वो है 0। ठीक है, तो 410 को हमने इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में कैसे लिखा, सबसे पहले हमने 410 को खोल के लिखा। तो 410 को हमने लिखा 400 प्लस 10 प्लस 0। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा हमें पता चल गया कि इस संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई वाले अंक कौन कौन से हैं। तो 410 में जो सैकड़े वाला अंक है वो है 4, दहाई वाला अंक है 1 और जो इकाई वाला अंक है वो है 0। ठीक है, अब इससे आगे वाली संख्या जब हम देखते हैं तो हमारे सामने लिखे हुए हैं 172। क्या लिखे हुए हैं, 172। और जैसे ही हमने 172 को देखा इससे अगला प्रश्न जब हमने देखा तो हमारे सामने लिखे हुए 172 और 172 को जब हमने देखा तो हमें इसमें जो इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक थे वो अपने आप समझ में आ गए क्योंकि 172 का जो उच्चारण हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है 100, मतलब इसमें जो सैकड़े वाला अंक है वो कितना है, वो है 1, तो 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब 72 मतलब दहाई वाला अंक कौन सा है, 7, तो 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। और इसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 2। ठीक है, अब जो अगली संख्या है वो लिखी हुई है 348 और 348 को हम इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में लिखने से पहले विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो जैसे ही हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा तो हमने लिखा 300 प्लस 40 प्लस 8। ठीक है, और 300 प्लस 40 प्लस 8 को लिखते ही हमें समझ में आ गया कि 348 में सैकड़े वाला अंक कौन सा है, वो है 3 क्योंकि उसका मान है 300। और जो दहाई वाला अंक है वो कौन सा है, 4 क्योंकि उसका मान है 40। और 348 में जो इकाई वाला अंक है वो है 8, तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं तो एक उदाहरण दिया हुआ है और उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि एक बाग में 22 पेड़ अमरूद के और 15 पेड़ अनार के हैं, बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। कि एक बाग है उसमें 22 पेड़ अमरूद के, 15 पेड़ अनार के, तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां हम करेंगे 22 प्लस 15। ठीक है, अब हमें 22 प्लस 15 को करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है वो कौन से हैं और जो दहाई वाले अंक है वो कौन से हैं। ठीक है, तो जो 22 है उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 2 और दहाई वाला अंक भी है 2। और जो 15 है उसमें इकाई वाला अंक है 5 और दहाई वाला अंक है 1। अब हम जब कभी भी जोड़ करते हैं तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों को जोड़ना होता है या उनका योग करना पड़ता है या उनका योग करना होता है इकाई वाले अंकों का। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 2 और 5 और 2 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले
एक और दो लाइनें खींची, फिर हमें 5 जोड़ना था तो हमने 5 लाइनें वापस खींच दी, 1 2 3 4 और 5। और जब हमने 2 में 5 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमें धाय वाले अंकों का योग करना है, तो जो धाय वाले अंक है वो है 2 और 1। और जब हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले 2 लाइनें खींची और फिर 1 लाइन खींची। और जब हमने 2 में 1 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 1 2 और 3। ठीक है, तो जब एक बाग में 22 पेड़ अमरूद के थे, 15 पेड़ अनार के थे, तो हमें बताना था कि उस बाग में कुल पेड़ कितने थे। तो कुल पेड़ों की संख्या हो गई 37। ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं तो जो उदाहरण है दूसरा, उसमें दिया हुआ है कि एक ढाणी में 55 पुरुष और 42 महिलाएं हैं। बताइए ढाणी में कुल कितने पुरुष महिलाएं हैं। कि एक ढाणी है, उस ढाणी में 55 पुरुष है और 42 महिलाएं हैं, और हमें बताना है कि उस ढाणी में कुल लोग कितने हैं। तो ये जानने के लिए हमने किया 55 + 42। ठीक है, और जैसे ही हमने 55 + 42 किया तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों के नीचे, इकाई के नीचे इकाई वाले अंकों को लिखना पड़ेगा, और फिर धाय वाले अंकों के नीचे धाय वाले अंकों को लिखना होगा। ठीक है, तो जो 55 में इकाई वाला अंक है वो है 5, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। और 55 में जो धाय वाला अंक है वो भी है 5, तो उसे हम धाय के नीचे लिखेंगे। और 42 में जो धाई वाला अंक है वो है 4, तो उसे हमने धाई के नीचे लिखा। और 42 में जो इकाई वाला अंक है वो है 2, तो उसे हमने यहाँ इकाई के नीचे लिखा। ठीक है, अब हमें पता है कि हम जब कभी भी जोड़ करेंगे तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों को जोड़ना होगा। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 5 और 2, और जैसे ही हमने 5 में 2 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हम 1 2 3 4 5 1 और 2, मतलब सबसे पहले हमने 5 लाइनें खींची और फिर हमने 2 लाइनें खींची, और फिर जब हमने इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब जो धाय वाले अंक है वो है 5 और 4, मतलब आपको 5 में 4 जोड़ना है। और जैसे ही हमने 5 में 4 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार लाइनें खींची। पहले 5 लाइनें खींची और फिर 4 लाइनें खींची, और जैसे ही हमने 5 में 4 जोड़ा हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार उस ढाणी में कुल पुरुष और महिलाओं की संख्या हो गई 97। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने अभ्यास 2.3 के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।